बादशाह ने अपनी बेटी की शादी सफेद सांप से कर दी। जी हाँ, आज आपको बताने वाले हैं कैसे एक खूबसूरत शहजादी की शादी सांप से हो गई। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल के सन्नाटे में सिर्फ सूखी पत्तियों के चरमराने और दो लोगों की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। ये आम लोग नहीं थे, लेकिन इस वक्त उनकी हालत किसी भिखारी से भी बदतर हो चुकी थी। झाड़ियों और कांटों ने उनके कीमती रेशमी कपड़ों को जगह जगह से फाड़ दिया था। पैरों में पहने हुए शाही जूते मिट्टी और कीचड़ से सन चुके थे। ये 55 साल के बादशाह सुल्तान अल्तमश खान थे, जो अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। और उनके साथ थी उनकी बीवी मलका गुलबदन। वो दोनों बेतहाशा भागे जा रहे थे। बादशाह का चेहरा, जो हमेशा रोब और दबदबे से चमकता था, इस वक्त धूल और पसीने से भरा हुआ था। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरा दुख था, अपनों की गद्दारी का दुख। कुछ घंटे पहले तक वो अपने महल में सुकून से बैठे थे, लेकिन फिर अचानक शोर उठा और पता चला कि महल के ही कुछ खास वजीरों और सेनापतियों ने बगावत कर दी है। वो लोग बादशाह की जान के प्यासे हो गए थे। अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच जब जान का खतरा पैदा हुआ, तो बादशाह को अपनी बेगम की जान बचाने के लिए रातों रात वहां से निकलना पड़ा। न कोई घोड़ा मिला, न कोई सिपाही साथ आया। बस वो दोनों जान हथेली पर रखकर इस घने जंगल की तरफ दौड़ पड़े थे। भागते भागते अब उनके पैरों ने जवाब दे दिया था। मलका गुलबदन, जो हमेशा फूलों की तरह नाजुक रही थीं, अब और एक कदम भी चलने की हालत में नहीं थी। उनका गला प्यास से इस कदर सूख चुका था कि आवाज निकलना मुश्किल हो रहा था। सुल्तान, अब और नहीं। मलका की आवाज लड़खड़ाई और वो एक बड़े से काले पत्थर के सहारे जमीन पर गिर पड़ी। बादशाह अल्तमश ने तुरंत उन्हें संभाला। उनकी अपनी हालत भी खराब थी। हलक में जैसे कांटे चुभ रहे थे। प्यास की वजह से जबान तालू से चिपक रही थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ घने पेड़ और अंधेरा था। पानी का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। बादशाह ने बेगम का सर अपनी गोद में रखा और बोले, गुलबदन, हिम्मत रखो। हम यहां हार नहीं मान सकते। बस थोड़ा और बर्दाश्त करो, शायद कहीं पानी मिल जाए। लेकिन मलका की आंखें बंद हो रही थीं। वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थीं। पानी, पानी। बादशाह का दिल बैठ गया। जो इंसान पूरी सल्तनत पर हुकूमत करता था, आज वो अपनी बीवी को 2 घूंट पानी पिलाने के लिए बेबस था। वो वहीं पत्थर से टेक लगाकर बैठ गए। उनके जिस्म की ताकत खत्म हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि गद्दारों की तलवार से बच भी गए तो ये पानी की प्यास उन्हें मार डालेगी। शायद यही उनकी जिंदगी का फैसला था, इस अनजान जंगल में प्यास से तड़प कर मर जाना। लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि उस घने अंधेरे में कोई और भी मौजूद था। झाड़ियों के पीछे कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा और अजीबो-गरीब सांप अपना फन उठाए उन्हें देख रहा था। यह कोई मामूली सांप नहीं था। उसका रंग दूध जैसा सफेद था और अंधेरे में उसकी खाल हल्की हल्की चमक रही थी। उसकी आंखों में जानवरों जैसी बेरुखी नहीं, बल्कि इंसानों जैसी समझदारी दिखाई दे रही थी। वो सफेद सांप काफी देर से इन दोनों को देख रहा था। उसने देखा कि कैसे दो इंसान, जो देखने में बहुत रईस लगते हैं, अपनी जान बचाने के लिए यहां तक आए हैं और अब प्यास से दम तोड़ने वाले हैं। सांप को उन पर तरस आ गया। सांप ने अपनी जबान बाहर निकाली और हवा को सूंघा। उसे ठंडक महसूस हुई। उसे पता था कि यहां से थोड़ी ही दूर पर एक छोटी नदी बहती है। वो समझ गया कि इन लोगों को पानी की सख्त जरूरत है। सांप ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तेजी से नदी की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। झाड़ियों और पत्थरों के ऊपर से होता हुआ वो तेज रफ्तार से नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी साफ और ठंडी हवा दे रहा था। सांप पानी तक तो पहुंच गया, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी मुश्किल थी। वो पानी लेकर कैसे जाए? वो तो एक सांप था। उसके पास न हाथ थे, न कोई बर्तन। वो खुद तो पानी पी सकता था, लेकिन उन प्यासे लोगों तक पानी कैसे पहुंचाता? सांप बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर नदी के किनारे पड़े कचरे और टूटी हुई टहनियों पर पड़ी। तभी उसकी चमकती हुई आंखों ने देखा कि एक सूखे हुए नारियल का आधा हिस्सा, जो बिल्कुल प्याले जैसा था, जमीन में पड़ा हुआ है। सांप की आंखों में चमक आ गई। वो रेंग कर उस नारियल के छिलके के पास गया। उसने कोशिश की कि उसे कैसे उठाया जाए। पहले उसने उसे धकेलने की कोशिश की, फिर उसने अपने जबड़ों को फैलाया
और बहुत ही ध्यान से नारियल के उस छिलके के किनारे को अपने मुंह में दबा लिया। यह काम आसान नहीं था। छिलका भारी था और उसे मुंह में दबाकर संतुलन बनाना मुश्किल था, लेकिन सांप ने हार नहीं मानी। उसने धीरे से उस नारियल के प्याले को नदी के पानी में डुबोया। जब वो पानी से भर गया तो उसने अपनी गर्दन को अकड़ाया और बहुत ही संभल कर, बिना पानी छलकाए, अपना फन ऊपर उठाया। अब उसके मुंह में पानी से भरा हुआ नारियल का छिलका था। वापसी का रास्ता और भी मुश्किल था। उसे इस बात का ख्याल रखना था कि पानी गिर न जाए। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ वापस उसी पत्थर की तरफ बढ़ा जहां बादशाह और मलका लेटे हुए थे। इधर बादशाह की आंखें भी अब बंद होने लगी थीं। मौत का सन्नाटा उनके करीब आ रहा था। तभी उन्हें झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। बादशाह ने मुश्किल से अपनी भारी पलकें खोली। उन्हें लगा शायद कोई जंगली जानवर उनका शिकार करने आ गया है। उन्होंने अपने पास पड़ी हुई तलवार की टूटी हुई मूठ को टटोलने की कोशिश की, लेकिन जिस्म में हिलने की ताकत नहीं थी। तभी अंधेरे में से वो सफेद सांप बाहर निकला। बादशाह का जिस्म सिहर उठा। एक तो प्यास से बुरा हाल और ऊपर से ये इतना बड़ा सांप। बादशाह को लगा कि बस अब मौत आ गई है, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर उस चीज पर पड़ी जो सांप के मुंह में थी। सांप उनके बिल्कुल करीब आया और अपना फन ऊंचा करके रुक गया। बादशाह ने गौर से देखा, सांप के मुंह में नारियल का एक टुकड़ा था और उसमें पानी भरा हुआ था। बादशाह हैरान रह गया। क्या यह मुमकिन है? एक सांप पानी लेकर आया है? सांप ने अपनी गर्दन थोड़ी आगे बढ़ाई, जैसे इशारा कर रहा हो कि यह तुम्हारे लिए है। बादशाह की प्यास और मलका की हालत ने उनके डर को खत्म कर दिया। उन्होंने कांपते हाथों से सांप के मुंह से वो नारियल का छिलका ले लिया। सांप ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि वो चुपचाप पीछे हट गया और वहीं कुंडली मारकर बैठ गया, जैसे तसल्ली कर रहा हो। बादशाह ने बिना एक पल गंवाए वो पानी मलका गुलबदन के होठों से लगाया। गुलबदन, पानी पियो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। ठंडा पानी जैसे ही मलका के हलक में गया, उनके जिस्म में जैसे जान लौट आई। उन्होंने खांसी के साथ आंखें खोलीं और बाकी बचा हुआ पानी पी लिया। पानी पीकर जब उन्होंने सामने देखा तो उनकी चीख निकल गई। सांप! वो डर के मारे बादशाह से चिपक गईं। बादशाह ने उन्हें संभाला और कहा, डरो मत बेगम, यही वो सांप है जो हमारे लिए पानी लाया है। अगर ये ना होता तो शायद आज हम प्यास से मर जाते। देखो, ये हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। मलका ने हैरानी से उस सफेद सांप को देखा। वो सांप अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला था, बस अपनी चमकदार आंखों से उन्हें देख रहा था। बादशाह ने सांप की तरफ देखा और एक अजीब से जुड़ाव को महसूस किया। सांप ने फिर से जमीन पर पड़े उस खाली नारियल के छिलके को अपने मुंह में उठाया और दोबारा नदी की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में वो फिर से पानी भरकर ले आया। इस बार बादशाह ने खुद पानी पिया। ठंडे पानी ने उनके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगा दी। अब दोनों पूरी तरह होश में थे। उनकी प्यास बुझ चुकी थी, लेकिन पेट खाली था और थकान से बदन टूट रहा था। सांप ने जब देखा कि पानी का काम हो गया है, तो वो फिर से झाड़ियों में गायब हो गया। बादशाह और मलका एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कहाँ चला गया? मलका ने पूछा। शायद अपने घर, उसने हमारा बहुत साथ दिया, बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन वो गलत थे। सांप गया नहीं था। करीब आधे घंटे बाद झाड़ियों से फिर आवाज आई। इस बार सांप अपनी पूंछ के सहारे जमीन पर एक बेल को घसीटता हुआ ला रहा था। उस बेल में जंगल के कुछ अजीब लेकिन रसीले फल लगे हुए थे। उसने वो बेल लाकर बादशाह के पास लाकर छोड़ दी। बादशाह ने एक फल तोड़कर सूंघा। उसमें से मीठी खुशबू आ रही थी। वो समझ गए कि यह खाने के लिए है। उन्होंने पहले खुद थोड़ा चखा और जब यकीन हो गया कि यह जहरीला नहीं है, तो मलका को भी खिलाया। वो फल बहुत मीठे थे और उन्हें खाकर दोनों को काफी ताकत मिली। खाने पीने के बाद बादशाह ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने सांप की तरफ देखा, जो अब उनके पैरों के पास एक वफादार कुत्ते की तरह बैठा था। बादशाह ने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और सांप के चिकने ठंडे सर पर हाथ फेरा। सांप ने न काटा, न फुंकारा, बस अपनी आंखें मूंद ली, जैसे उसे अच्छा लग रहा हो। सो जाओ गुलबदन, बादशाह ने कहा। रात बहुत है, हमें आराम करना चाहिए। सुबह देखेंगे कि किस तरफ जाना है। बादशाह ने आसपास की सूखी घास जमा करके एक नरम बिस्तर जैसा बना दिया। दोनों उस पर लेट गए। थकान इतनी थी कि लेटे ही उनकी आंख लग गई। लेकिन वो सफेद सांप नहीं सोया। वो सारी रात उनके पास फन फैलाए
पहरा देता रहा। जंगल का कोई भी छोटा मोटा जानवर अगर उस तरफ आने की कोशिश करता तो सांप की फुंकार सुनकर ही भाग जाता। रात के तीसरे पहर का वक्त था। बादशाह गहरी नींद में थे कि अचानक उन्हें कदमों की आहट और घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। जंगल में इंसानों की मौजूदगी का मतलब खतरा हो सकता था। बादशाह और मलका दोनों एक झटके में उठ बैठे। सांप पहले से ही तेज हो चुका था। उसका फन हवा में लहरा रहा था और वो उस तरफ देख रहा था जिधर से आवाजें आ रही थीं। झाड़ियों को चीरते हुए 10 से 12 मशालें नजर आईं। रोशनी करीब आती गई। बादशाह ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही रोशनी चेहरों पर पड़ी, बादशाह की जान में जान आई। बादशाह सलामत, आप यहां हैं। ये आवाज उनके सबसे वफादार सेनापति की थी। 10 से 12 सिपाही जो अपनी जान पर खेलकर बादशाह को ढूंढने निकले थे, अब उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू और खुशी दोनों थी। सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, माफी चाहता हूं मेरे बादशाह, हमें पहुंचने में देर हो गई। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, महल के गद्दारों को हमने पकड़ लिया है। जो बागी फौज थी उसने हथियार डाल दिए हैं। महल अब पूरी तरह से हमारे कब्जे में है। बादशाह ने आसमान की तरफ देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने सेनापति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम वक्त पर आए हो, लेकिन अभी रात बहुत काली है और रास्ता खतरनाक है। हम इस वक्त सफर नहीं करेंगे। यहीं पड़ाव डालो। हम कल सुबह सूरज निकलने पर महल की तरफ कूच करेंगे। सिपाहियों ने आदाब किया और जो हुक्म कहकर काम में लग गए। उनके पास खेमे और बिस्तर थे। उन्होंने जल्दी से बादशाह और मलका के लिए एक आरामदायक बिस्तर तैयार किया और चारों तरफ पहरा लगा दिया। उस रात बादशाह और मलका पहली बार बिना किसी डर के सोए। अगली सुबह जब सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर नीचे आईं, तो रवानगी की तैयारी शुरू हुई। सिपाहियों ने बादशाह के लिए एक शानदार घोड़ा तैयार किया था और मलका के लिए एक पालकी का इंतजाम किया, जो घोड़ों पर बांधी गई थी। जब सब जाने को तैयार हुए, तो बादशाह की नजर एक तरफ बैठे उसी सफेद सांप पर पड़ी। वो अभी भी वहीं था, सबको खामोशी से देख रहा था। बादशाह ने सिपाहियों को रोका और कहा, रुको, हम अकेले नहीं जाएंगे। इस सांप ने हमारी जान बचाने की कोशिश की है। ये हमारा मेहमान है। इसे भी हमारे साथ महल ले चलो। बादशाह का हुक्म सुनते ही एक सिपाही आगे बढ़ा। उसके पास संपेरों वाला एक बांस का पिटारा था। सिपाही ने सोचा कि सांप तो सांप है, इसे ले जाने के लिए टोकरी में बंद करना पड़ेगा। जैसे ही सिपाही वो पिटारा लेकर सांप के पास पहुंचा और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सांप का तौर तरीका एकदम बदल गया। जो सांप कल रात से इतना शांत और सुकून में था, वो अचानक गुस्से से भर गया। उसने जोर से फुंकारा, फुस, और अपने मुंह से तेज हवा छोड़ने लगा। उसका फन गुस्से से फैल गया और वो सिपाही पर झपटने की हालत में आ गया। सिपाही डर के मारे पीछे गिर पड़ा और बाकी सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल लीं। रुको, कोई इसे चोट नहीं पहुंचाएगा, बादशाह जोर से चिल्लाए। बादशाह दौड़कर सांप के पास गए। उन्होंने देखा कि सांप की आंखों में गुस्सा था। बादशाह ने नरम लहजे में कहा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम नाराज क्यों हो? मैं तो तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूं। तुम वहां मेरे साथ रहोगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस पिटारे में बैठ जाओ ताकि हम आराम से चल सकें। बादशाह की बात सुनकर सांप ने उनकी तरफ देखा, फिर अपनी गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ चल दिया, जैसे कह रहा हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि यह सांप अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है। बादशाह ने सिपाहियों को दूर हटने का इशारा किया और खुद सांप के पीछे पीछे थोड़ी दूर तक गए। जब वो बाकी लोगों से थोड़ा दूर हो गए, तो बादशाह ने झुककर सांप के सर पर हाथ फेरा और मनाने वाले अंदाज में बोले, बताओ तुम चाहते क्या हो? तभी कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर ऐसा लगा कि बादशाह के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। सांप, जो अब तक खामोश था, उसका जिस्म हल्का सा कांपा और उसके मुंह से साफ इंसानी आवाज निकली। सांप ने कहा, बादशाह सलामत, मैं कोई मामूली जानवर नहीं हूं जिसे तुम टोकरी में बंद करके ले जाओगे। मेरी भी अपनी इज्जत है। बादशाह सन्न रह गए। उनका गला सूख गया। क्या यह ख्वाब है? एक सांप बोल रहा है। सांप ने अपनी बात जारी रखी, जैसी सवारी तुम्हारे लिए तैयार की गई है, जैसा घोड़ा तुम्हारे लिए सजाया गया है, वैसा ही एक घोड़ा और सवारी मेरे लिए भी तैयार की जाए। मैं तुम्हारे साथ बराबरी से चलूंगा। अगर तुम मुझे वो इज्जत दे सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वरना मैं यही जंगल में ठीक हूं। बादशाह के माथे पर पसीना आ गया।
लेकिन उनका जहन तेजी से दौड़ा। उन्होंने सोचा, ये सांप ने मेरी जान बचाने की कोशिश की। इसने पानी पिलाया, फल खिलाए, पहरा दिया, और अब ये बोल भी रहा है। जाहिर है ये कोई आम जानवर नहीं है। अगर ये बराबरी का दर्जा मांग रहा है, तो क्या बुराई है? बादशाह ने खुद को संभाला और कहा, तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुमने दोस्त की तरह मेरा साथ दिया है। मैं तुम्हें दोस्त की तरह ही ले जाऊंगा। बादशाह वापस अपने सिपाहियों के पास आए। उन्होंने सिपाहियों को यह नहीं बताया कि सांप ने उनसे बात की है, वरना सब डर जाते। उन्होंने बस इतना हुक्म दिया, एक और बेहतरीन घोड़ा तैयार किया जाए। उसकी पीठ पर मखमल की गद्दी लगाई जाए। ये सांप जमीन पर रेंग कर या पिटारे में बंद होकर नहीं जाएगा। ये उस घोड़े पर बैठकर हमारे साथ जाएगा। सिपाही और वजीर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक सांप के लिए घोड़ा? ये कैसी पागलपन वाली बात है? लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे कोई सिपाही कुछ बोल नहीं सका। आनन फानन में एक तगड़ा और खूबसूरत घोड़ा तैयार किया गया। उसकी पीठ पर मखमल का कपड़ा बिछाया गया। सब हैरानी से देख रहे थे। सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ घोड़े के पास आया। वो घोड़े के पैर से लिपटकर ऊपर चढ़ा और उसकी पीठ पर जाकर ऐसे बैठ गया जैसे कोई माहिर घुड़सवार बैठता है। उसने अपना फन ऊंचा कर लिया। यह नजारा देखने लायक था। आगे आगे बादशाह का घोड़ा, बीच में मलका की सवारी, और उनके ठीक पीछे एक घोड़े पर सवार वो सफेद सांप। ये अजीबोगरीब काफिला जंगल से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर लोग इस मंजर को देखकर दंग रह गए। जैसे ही बादशाह का काफिला महल के दरवाजे पर पहुंचा, तो शहर के लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई उस सांप को देख रहा था जो घोड़े पर सवार था। महल के बड़े दरवाजे खुले। बादशाह ने अंदर कदम रखा। उनकी हुकूमत वापस मिल चुकी थी। गद्दार कैद में थे, लेकिन बादशाह के दिमाग में अभी भी वही गूंज रही थी, सांप की वो इंसानी आवाज। बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि गद्दारों को सजा दी जाए और फिर सिपाहियों की तरफ मुड़े। इस सांप को हमारे शाही बाग में ले जाओ। वहां इसके लिए एक अच्छा बिल बनवा दो, जहां ये आराम से रह सके। जैसे ही सिपाहियों ने सांप को घोड़े से उतारकर बाग की तरफ ले जाने की कोशिश की, सांप फिर से भड़क गया। वो घोड़े से तो उतर गया, लेकिन उसने जमीन पर अपनी पूंछ पटकनी शुरू कर दी और जोर जोर से अजीब आवाजें निकालने लगा। उसका गुस्सा देखकर सिपाही फिर सहम गए। बादशाह समझ गए कि मामला फिर बिगड़ गया है। वो सांप की फितरत जान चुके थे। बादशाह ने सबको हाथ के इशारे से रोका और कड़क आवाज में बोले, सब लोग दरबार से बाहर चले जाओ। हॉल खाली कर दो। मुझे तन्हाई चाहिए। सिपाही, वजीर और नौकर चाकर सब हैरान थे, लेकिन हुक्म की तामील हुई। चंद लम्हों में वो बड़ा दरबार खाली हो गया। अब वहां सिर्फ दो ही जानदार मौजूद थे, तख्त के पास खड़े बादशाह अल्तमश और कालीन पर बैठा वो सफेद सांप। जब खामोशी छा गई, तो सांप ने अपना फन उठाया और बादशाह की आंखों में देखते हुए बोला, बादशाह, लगता है तुम फिर भूल गए। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं कोई जानवर नहीं हूं जो बाग में बिल में रहूंगा। बादशाह ने पूछा, तो फिर तुम कहां रहना चाहते हो? महल के अंदर? सांप ने अपनी चमकदार आंखों से तख्त की तरफ इशारा किया और बोला, जैसी कुर्सी, जैसा तख्त तुम्हारे लिए लगाया गया है, बिल्कुल वैसी ही एक कुर्सी मेरे लिए भी लगवाई जाए। मैं तुम्हारे दरबार में तुम्हारे बराबर बैठूंगा, और अगर तुम ये नहीं कर सकते, तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा महल छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। बादशाह एक बार फिर सोच में पड़ गए। एक सांप को दरबार में बादशाह के बराबर कुर्सी देना, यह सल्तनत के उसूलों के खिलाफ था। लोग क्या कहेंगे? लेकिन फिर उन्हें याद आया कि जंगल में जब वो मौत के करीब थे। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी यह जिद भी पूरी होगी। तुम मेरे बराबर बैठोगे। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे खोले गए और वजीर अंदर आए, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बादशाह के तख्त के ठीक बगल में उसी के जैसी एक और सोने की कुर्सी मंगवाई गई थी। बादशाह ने हुक्म दिया, आज से यह सांप मेरे पास इसी कुर्सी पर बैठेगा। दरबारी कानाफूसी करने लगे, लेकिन बादशाह का चेहरा सख्त था। सांप रेंगता हुआ ऊपर चढ़ा और उस सोने की कुर्सी पर कुंडली मारकर फन उठाकर ऐसे बैठ गया जैसे वो भी इस सल्तनत का आधा बादशाह हो। महल के वजीर, सिपाही और आम लोग जब भी नजर उठाकर देखते, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। एक तरफ बादशाह और दूसरी तरफ एक सांप। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि यह बादशाह का कोई नया शौक है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया
कि मामला कुछ और है। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। एक आदमी अपनी फरियाद लेकर आया। जमीन के एक टुकड़े को लेकर दो भाइयों में झगड़ा था। बादशाह ने दोनों की बातें सुनी। एक भाई बहुत चालाक था और अपनी मीठी बातों से बादशाह को यकीन दिला रहा था कि जमीन उसी की है। बादशाह को उसकी बातें सच्ची लगीं और वो फैसला सुनाने ही वाले थे कि जमीन उस चालाक भाई को दे दी जाए। तभी पूरे दरबार में एक तेज फुंकार गूंजी। सांप, जो अब तक गूंगा बना बैठा था, अचानक हरकत में आया। उसने अपना फन हवा में लहराया और अपने मुंह से जोर जोर से हवा छोड़ने लगा। शू शू। उसकी पूंछ कुर्सी पर ऐसे बजने लगी जैसे वो किसी बात पर एतराज जता रहा हो। बादशाह का हाथ रुक गया। वो समझ गए कि सांप कुछ कहना चाहता है। बादशाह ने तुरंत दरबारियों को थोड़ा पीछे हटने का इशारा किया और अपना कान सांप के करीब ले गए। किसी और को सांप की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन बादशाह को वो भारी इंसानी आवाज साफ सुनाई दी। सांप ने कहा, बादशाह, तुम गलत फैसला कर रहे हो। यह आदमी झूठ बोल रहा है। इसकी आंखों में देखो, ये मक्कार है। जमीन इसके भाई की है। इसके पास कोई सबूत नहीं है, बस बातें हैं। बादशाह ने चौंक कर उस फरियादी को दोबारा देखा। गौर करने पर उन्हें भी उस आदमी की घबराहट दिखाई दी। बादशाह ने अपना फैसला बदला और मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। बाद में पता चला कि सांप सही था। यह सिलसिला रोज का हो गया। जब भी बादशाह कोई फैसला लेते और अगर उसमें कोई कमी होती, तो सांप बेचैन हो जाता, फुंकारता और बादशाह को सही फैसला बता देता। धीरे धीरे बादशाह को इस सांप की अक्लमंदी पर पूरा भरोसा हो गया। अब वो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सांप की तरफ जरूर देखते। महल में यह बात मशहूर हो गई कि यह जादुई सांप है। एक शाम जब दरबार खत्म हुआ और सब चले गए, तो बादशाह ने सांप से पूछा, मेरे दोस्त, आज का दिन बहुत लंबा था। अब तुम क्या करोगे? क्या यहीं महल में रहोगे? सांप ने अपनी गहरी आंखों से बादशाह को देखा और कहा, बादशाह, मैं अब यहां तुम्हारी कुर्सी के पास नहीं रह सकता। मुझे अपना ठिकाना चाहिए। जैसा महल तुम्हारा है, जिसमें तुम शान से रहते हो, बिल्कुल वैसा ही एक महल मेरे लिए भी होना चाहिए। मैं आजाद रहना चाहता हूं अपनी सल्तनत में। बादशाह मुस्कुराए, बस इतनी सी बात? तुम हमारे लिए इतने खास हो। तुम्हारे लिए महल क्या चीज है? बादशाह को याद आया कि मुल्क के किनारे पर उनका एक पुराना लेकिन बेहद खूबसूरत महल खाली पड़ा था। उसे शीश महल कहा जाता था, क्योंकि उसमें कांच का बहुत उम्दा काम था। बादशाह ने कहा, मेरा एक महल खाली है। आज से वो तुम्हारा हुआ। तुम वहां के राजा हो। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया। एक शाही सवारी तैयार की गई। सांप को पूरी इज्जत के साथ उस शीश महल में ले जाया गया। वहां नौकर चाकर तैनात कर दिए गए और सख्त हुक्म दिया गया कि सांप को किसी भी चीज की कमी न हो। सांप उस महल में जाकर बहुत खुश हुआ। वो अब रोज सुबह अपनी सवारी पर बैठकर बादशाह के दरबार में आता, फैसले में हिस्सा लेता और शाम को अपने महल लौट जाता। वक्त गुजरता गया। महल की फिजा में सुकून था, लेकिन इस सुकून में एक तूफान दस्तक देने वाला था। बादशाह अल्तमश की एक बेटी थी, शहजादी शाहिना। 22 साल की शाहिना सिर्फ खूबसूरती की मिसाल नहीं थी, बल्कि वो एक बेहतरीन तलवारबाज भी थी। बचपन से ही उसे तलवारबाजी और घुड़सवारी का शौक था। उसकी अक्लमंदी के चर्चे दूर दूर तक थे। वो अपने बाप की लाडली थी, लेकिन महल के एक हिस्से में रहने की वजह से उसे दरबार की हर खबर नहीं मिलती थी। उसे अपनी दासियों से उस जादुई सांप की कहानी सुनने को मिलने लगी। एक दिन वो सीधे अपने बाप बादशाह अल्तमश के पास पहुंची। अब्बा जान, शाहिना ने शिकायत भरे लहजे में कहा, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसा नायाब सांप है। पूरा शहर उसे देख चुका है, लेकिन आपकी अपनी बेटी ने उसे अब तक नहीं देखा। क्या मुझसे कोई खता हुई है? बादशाह ने हंसते हुए बेटी के सर पर हाथ रखा। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं। बस वक्त ही नहीं मिला। वो सांप वाकई बहुत खास है। वो हमारे दूसरे महल में रहता है। अगर तुम उसे देखना चाहती हो, तो कल ही वहां चली जाओ। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो हमारा दोस्त है। शाहिना खुश हो गई। अगले ही दिन सुबह उसने अपनी कुछ खास सहेलियों को साथ लिया और सांप के महल की तरफ निकल पड़ी। जब शहजादी शाहिना शीश महल पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। महल बहुत सलीके से सजाया गया था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसे तख्त पर बैठा वो सफेद सांप दिखाई दिया। सांप ने जैसे ही शहजादी को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो अपनी जगह से हिला नहीं,
लेकिन उसने अपने नौकरों को इशारों में समझाया कि शहजादी की खातिरदारी में कोई कमी न रहे। शहजादी ने डरते डरते कदम आगे बढ़ाए, लेकिन सांप का रवैया इतना शांत था कि उसका डर खत्म हो गया। वो सांप के करीब गई और उसे गौर से देखने लगी। अब्बाजान सच कहते थे, शाहिना अपनी सहेलियों से बोली। इसकी आंखों में वाकई कोई गहराई है। ये किसी जानवर जैसा नहीं लगता। उस दिन सांप ने एक मेजबान की तरह बर्ताव किया। वो आगे आगे रेंगता हुआ चला और शहजादी को महल का खूबसूरत बाग दिखाया। बाग में तरह तरह के फूल खिले थे। शहजादी खुश होकर तितलियों के पीछे भागती तो कभी फूलों को सूंघती। सांप बस एक कोने में बैठकर उसे देखता रहता। उसकी नजरें शाहिना के चेहरे से हटती ही नहीं थीं। शाम को शाहिना वापस जाने लगी। जाते जाते उसने मुड़कर देखा, सांप अभी भी दरवाजे पर फन उठाए उसे विदा कर रहा था। इसके बाद तो यह रोज का नियम बन गया। सांप जब भी दरबार से फारिग होता, वो सीधा अपने महल न जाकर बादशाह के महल के उस बाग में जाता जहां अक्सर शहजादी बैठा करती थी। दोनों घंटों साथ रहते। शहजादी उससे बातें करती, अपने दिन भर के किस्से सुनाती। सांप जवाब नहीं देता था, लेकिन वो हर बात बहुत गौर से सुनता। कभी हाँ में सर हिलाता, कभी ना में। महल के लोग हैरान थे कि एक शेर दिल शहजादी और एक जहरीले सांप के बीच ये कैसी दोस्ती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सांप के दिल में क्या चल रहा है। एक दिन मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए थे। शहजादी और सांप बाग में एक फव्वारे के किनारे बैठे थे। शहजादी पानी में पैर डालकर बैठी थीं और कुछ सोच रही थीं। सहेलियां काफी दूर खड़ी थीं। अचानक एक भारी आवाज ने खामोशी तोड़ी। शाहिना! शहजादी बुरी तरह चौंक गई। उसने इधर उधर देखा। आसपास कोई नहीं था। कौन है? उसने घबराकर पूछा। मैं हूं, तुम्हारे सामने, आवाज फिर आई। शाहिना की नजरें सांप पर जमी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तुम तुम बोल सकते हो? सांप ने अपनी गर्दन ऊंची की। हाँ शहजादी, मैं बोल सकता हूं, लेकिन अब तक मैंने सिर्फ तुम्हारे बाप से बात की थी। शहजादी अभी भी सदमे में थी, लेकिन सांप ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। मैं तुम्हें रोज देखता हूं शाहिना, तुम्हारी बातें सुनता हूं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शहजादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक सांप और शादी? सांप ने आगे कहा, मेरी शक्ल पर मत जाओ। मेरा यकीन करो, मैं बहुत खूबसूरत हूं। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? शहजादी को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। ये डरावना भी था और अजीब भी। एक जानवर उससे शादी की बात कर रहा था। वो घबराहट में खड़ी हो गई। यह यह नामुमकिन है। वो बड़बड़ाई और वहां से भाग खड़ी हुई। वो सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके हाँफने लगी। सांप उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में अब नरमी नहीं, बल्कि एक जिद्दी गुस्सा आ गया था। वो समझ गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। शहजादी ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन नौकरों और पहरेदारों के जरिए यह बात फैलने लगी कि सांप ने शहजादी से कुछ कहा है और शहजादी घबराई हुई है। धीरे धीरे यह उड़ती हुई खबर बादशाह अल्तमश तक पहुंची। खबर यह थी, सांप शहजादी से शादी करना चाहता है। बादशाह का खून खौल उठा। जिस सांप को उन्होंने इज्जत दी, अपने बराबर बिठाया, उसने उनकी बेटी पर नजर डाली। यह एहसान फरामोशी थी। बादशाह गुस्से में तमतमाते हुए उठे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, लेकिन फिर रख दी। वो जानते थे कि सांप आम नहीं है। वो अकेले ही अस्तबल गए, अपना सबसे तेज घोड़ा निकाला और बिना किसी सिपाही को लिए सांप के महल की तरफ दौड़ पड़े। जब बादशाह शीश महल पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। वो सीधे अंदर हॉल में गए। सांप अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे उसे पहले से पता हो कि बादशाह आने वाले हैं। बादशाह ने अंदर आते ही गरज कर कहा, सब बाहर जाओ, कोई अंदर नहीं रहेगा। सिपाही डरकर भाग गए। अब हॉल में सिर्फ दो ही लोग थे, गुस्से से भरे बादशाह और शांत बैठा सांप। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बादशाह चिल्लाए। मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया और तूने मेरी ही बेटी पर नजर डाली? अपनी औकात भूल गया तू? तू एक जानवर है, एक रेंगने वाला कीड़ा। मेरी बेटी, जो एक शहजादी है, उसकी शादी तुझसे? ये कभी नहीं हो सकता। सांप खामोशी से सुनता रहा। जब बादशाह का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो सांप ने अपना फन फैलाया। उसका कद अचानक बड़ा लगने लगा।
उसने अपनी उसी भारी आवाज में कहा, बादशाह, आवाज नीचे रखो। तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। मैंने तुमसे सवारी मांगी, तुमने दी। महल मांगा, तुमने दिया। अब मैंने तुम्हारी बेटी मांगी है और तुम्हें वो भी देनी होगी। हरगिज नहीं, बादशाह ने पैर पटका। मैं अपनी बेटी का गला घोंट सकता हूं, लेकिन उसे एक सांप के हवाले नहीं कर सकता। सांप की आंखों से अब अंगारे बरस रहे थे। वो फुंकारा, तो फिर अंजाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ अल्तमश। अगर तुमने 2 दिन के अंदर शहजादी की शादी मुझसे नहीं की, तो मैं तुम्हें 10 लूंगा। और सिर्फ तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारी बेगम को, तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे पूरे खानदान को 10 लूंगा। मेरा जहर वो नहीं है जिसका इलाज तुम्हारे हकीमों के पास हो। तड़प तड़प कर मरोगे तुम सब। पूरा महल राख बन जाएगा। बादशाह हैरान हो गए। उन्हें अपनी मौत का डर नहीं था, लेकिन अपनी बीवी और बेटी की मौत। वो जानते थे कि यह सांप कोई मामूली धमकी नहीं दे रहा। सांप ने अपनी बात खत्म की। जाओ, सोच लो। 2 दिन का वक्त है। या तो डोली सजेगी या फिर। इतना कहकर सांप चुप हो गया। बादशाह वहां से कैसे निकले, उन्हें खुद नहीं पता। वो एक हारे हुए इंसान की तरह कंधा झुकाए अपने महल लौटे। उनके दिमाग में आंधी चल रही थी। महल पहुंचकर उन्होंने किसी से बात नहीं की, न खाना खाया, न पानी पिया। वो सारी रात अपने कमरे में अंधेरे में बैठे रहे। मलका गुलबदन ने बहुत पूछा, लेकिन बादशाह की जबान नहीं खुली। अगली सुबह बादशाह भारी कदमों से शहजादी शाहिना के कमरे में गए। शाहिना अपने बाप की हालत देखकर समझ गई कि कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। बादशाह ने रोती हुई आवाज में उसे सब सच बता दिया। बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस सांप को यहां लाकर। वो अब तुम्हारी मांग कर रहा है। मैंने मना किया तो उसने हम सबको खत्म करने का खेल रच लिया है। मैं मजबूर हूं बेटी, मैं क्या करूं। शाहिना सन्न रह गई। उसे उस सांप की वो बात याद आई। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। शाहिना बहादुर थी। उसने अपने बाप के आंसुओं को देखा। वो समझ गई कि अगर उसने मना किया तो उसके बूढ़े माँ बाप और उसका पूरा घर मारा जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और बादशाह का हाथ थाम लिया। अब्बा जान, आप रोइए मत। शाहिना की आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। अगर मेरी जिंदगी देने से आप सबकी जान बचती है, तो मुझे यह मंजूर है। मैं उस सांप से शादी करूंगी। नहीं बेटी, बादशाह तड़प उठे। मैं तुझे उस जानवर के हवाले नहीं कर सकता। आपको करना होगा बाबा, शाहिना ने समझाया। शायद मेरी जिंदगी में यही लिखा है। और वैसे भी उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद शायद वो उतना बुरा ना हो। काफी देर तक बाप बेटी के बीच बहस होती रही, लेकिन आखिरकार बादशाह को मानना पड़ा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन बादशाह फिर से सांप के महल गए। उन्होंने सांप से कहा, मैं तैयार हूं। मेरी बेटी तुमसे शादी करेगी, लेकिन याद रखना, अगर उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सांप ने यह सुनकर अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वो वादा कर रहा हो। और फिर वो दिन आया जिसे देखकर पूरी सल्तनत हैरान थी। ढोल नगाड़े नहीं बजे, कोई जश्न नहीं हुआ। बस बहुत ही सादे तरीके से शहजादी शाहिना की शादी उस सफेद सांप के साथ कर दी गई। शहजादी लाल जोड़े में सजी हुई, अपनी नम आंखों के साथ पालकी में बैठी और उसे विदा कर दिया गया, उस शीश महल की तरफ जहां उसका शौहर, वो सफेद सांप, उसका इंतजार कर रहा था। सांप के शीश महल में शहजादी की डोली पहुंची और महल के दरवाजे बंद हो गए। बाहर सन्नाटा था, लेकिन महल के अंदर शहजादी शाहिना अपने कमरे में बैठी कांप रही थी। वो एक बहुत बड़े पलंग पर बैठी थी, जिसे फूलों से सजाया गया था, लेकिन उसके लिए यह फूलों की सेज नहीं, कांटों का बिस्तर लग रहा था। उसके सामने कमरे के बीचों बीच वो सफेद सांप बैठा था। शाहिना की आंखों में डर था। उसे अपने बाप बादशाह अल्तमश की बातें याद आ रही थीं। बेटी, अगर तूने मना किया तो वो हम सबको मार डालेगा। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और अपनी जिंदगी के फैसले का इंतजार करने लगी। उसे लगा कि शायद अब यह सांप उसे डस लेगा या अपनी कुंडली में जकड़ लेगा। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। तभी उसे उस भारी और मर्दाना आवाज ने पुकारा, शाहिना, अपनी आंखें खोलो, डरो मत। शाहिना ने डरते डरते आंखें खोली। सांप अपनी जगह से हिला नहीं था। सांप ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डर रही हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी शादी एक जानवर से कर दी गई है, लेकिन हकीकत वो नहीं है जो आंखों को दिखाई देती है। उसने आंखें बंद की।
कुछ देर बाद जब आंखें खोली, वहां जमीन पर अब कोई सांप नहीं था, बल्कि सांप की वो सफेद केचुली जमीन पर कपड़े की तरह पड़ी थी और उसके पास खड़ा था एक बेहद खूबसूरत, लंबा और गठीला नौजवान। वो किसी बहुत बड़े देश का शहजादा लग रहा था। शाहिना के मुंह से हैरत के मारे आवाज नहीं निकली। वो बस उसे देखती रह गई। नौजवान ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मैं ही वो सांप हूं शाहिना, और मैं ही तुम्हारा शौहर हूं। शाहिना अभी भी सदमे में थी। उसने हकलाते हुए पूछा, ले लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम तुम तो एक सांप थे। शहजादा ने शाहिना के पास बैठकर अपनी कहानी बताई। मैं जिहिस्तान मुल्क का शहजादा हूं। मेरा नाम और मेरी पहचान अभी राज ही रहने दो। बस इतना समझ लो कि जवानी के जोश में मैंने कुछ गलतियां की थीं, कुछ गलत संगत में पड़ गया था। मेरी उन्हीं हरकतों की वजह से मुझ पर जादू टोना हुआ और मैं सांप बनकर रहना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही इंसान बन सकता हूं। शाहिना की आंखों से डर गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी खुशी ने ले ली। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी खुल गई हो। उसने जिसे जानवर समझा था, वो तो एक शहजादा निकला, और वो भी इतना खूबसूरत। शहजादे ने शाहिना का हाथ थामा और कहा, लेकिन एक वादा करो शाहिना, यह राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। अगर किसी को पता चला कि मैं इंसान हूं, तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। शाहिना ने कहा, मैं ये बात अपनी जबान पर कभी नहीं लाऊंगी। उस रात के बाद से शहजादी शाहिना की जिंदगी ही बदल गई। वो महल जो उसे पहले कैद खाना लग रहा था, अब उसे अच्छा लगने लगा। दिन में उसका शौहर सांप के रूप में रहता, और जैसे ही सूरज ढलता और रात होती, शहजादा अपनी सांप की खाल उतार देता और वो दोनों एक आम मियाँ बीवी की तरह हंसी खुशी वक्त बिताते। शहजादा बहुत ख्याल रखने वाला था। वो शाहिना को दुनिया भर की कहानियां सुनाता, उसके लिए तोहफे लाता। शाहिना को अब अपने पिता के घर की याद भी कम आने लगी थी। उसके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान रहती थी। दूसरी तरफ बादशाह अल्तमश और मलका गुलबदन के महल में माहौल बिल्कुल अलग था। बादशाह तो फिर भी अपने कामकाज में लगे रहते, लेकिन मलका गुलबदन का हाल बुरा था। वो एक माँ थी। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें हर पल यही ख्याल सताता रहता कि उनकी फूल सी बेटी उस भयानक सांप के साथ कैसे रह रही होगी। क्या वो जिंदा भी है? कहीं उस सांप ने उसे खा तो नहीं लिया? या वो डर के मारे किसी कोने में रो रही होगी? कुछ दिन तो जैसे तैसे गुजरे, लेकिन एक रात मलका गुलबदन से रहा नहीं गया। बादशाह अपने कमरे में सो रहे थे। महल में खामोशी थी। मलका ने एक काली चादर ओढ़ी, अपने चेहरे को छुपाया और चुपके से महल के चोर दरवाजे से बाहर निकल गई। उनका रुख शीश महल की तरफ था। वो बस एक बार अपनी बेटी को देखना चाहती थी, चाहे दूर से ही सही। शीश महल के बाहर पहरा था, लेकिन वो बादशाह के सिपाही थे और मलका को पहचानते थे। मलका ने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा और अंदर चली गईं। महल के अंदर सन्नाटा था। मलका दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ीं जहां शहजादी रहती थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो तैयार थीं कि अगर अंदर उनकी बेटी रोती हुई मिली या मुसीबत में दिखी, तो वो अपनी जान पर खेलकर उसे वहां से निकाल लाएंगी। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, उनके कदम ठिठक गए। अंदर से रोने या चीखने की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि अंदर से हंसी और खिलखिलाने की आवाजें आ रही थीं। मलका हैरान रह गई। यह आवाज उनकी बेटी शाहिना की ही थी, और उसके साथ एक मर्द की आवाज। मलका ने कान दरवाजे से लगा दिए। अंदर से एक भारी और प्यार भरी आवाज आ रही थी, शाहिना, तुम मेरी जिंदगी हो। फिर शाहिना की आवाज आई, आप मेरी तारीफ बहुत करते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? मर्द हंसा, कौन सुनेगा? दुनिया के लिए तो मैं एक सांप हूं। ये राज तो बस हम दोनों जानते हैं। मलका गुलबदन का दिमाग चकरा गया। सांप? इंसान? ये क्या माजरा है? उससे रहा नहीं गया। दरवाजे में एक बहुत बारीक सुराग था। मलका ने अपनी एक आंख उस सुराग पर लगाई और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा रोशन था। पलंग पर उनकी बेटी शाहिना बैठी थी और वो बहुत खुश लग रही थी। उसके पास एक नौजवान बैठा था। वो नौजवान शाहिना के हाथ में कुछ कंगन पहना रहा था। मलका ने सोचा, यह नौजवान कौन है? कमरे में तो सांप होना चाहिए था। तभी उनकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी।
वहां एक कुर्सी पर सांप की वो बड़ी सी सफेद और चमकदार खाल लटकी हुई थी। मलका गुलबदन फौरन माजरा समझ गई। ओह, तो यह सांप असल में एक इंसान है। यह कोई शहजादा है जो हुलिया बदल कर रहता है। मलका के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उनकी बेटी किसी जानवर के साथ नहीं, बल्कि एक इंसान के साथ है, और वो इंसान उसे बहुत प्यार करता है। यह देखकर मां का दिल खुशी से भर गया। लेकिन उसी पल उनके दिमाग में एक ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जो अक्सर ज्यादा प्यार और कम समझ की वजह से आता है। मलका ने सोचा, मेरा दामाद इतना खूबसूरत इंसान है, फिर उसे सांप बनकर क्यों रहना पड़ता है? अगर अगर मैं उस सांप की खाल को ही खत्म कर दूं, अगर वो खाल रहेगी ही नहीं, तो वो दोबारा सांप बन ही नहीं पाएगा। फिर उसे मजबूरन हमेशा इंसान बनकर मेरी बेटी के साथ रहना पड़ेगा। फिर मेरी बेटी को कभी सांप के साथ नहीं सोना पड़ेगा। मलका ने जल्दी से उस खाल को उठाया। वो खाल ठंडी और भारी थी। मलका उसे लेकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई और सीधा महल के आंगन में आ गई। आंगन में एक मशाल जल रही थी। मलका गुलबदन ने बिना एक पल सोचे उस सांप की खाल को मशाल की आग में डाल दिया। सूखी खाल ने तुरंत आग पकड़ ली। भड़ भड़ करके लपटें उठने लगीं। खाल जलने लगी और उसमें से अजीब सी बदबू और धुआं उठने लगा। मलका खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी कमरे के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। आ यह चीख उस शहजादे की थी। जैसे जैसे बाहर आग खाल को जला रही थी, अंदर बैठे शहजादे के जिस्म पर वैसे वैसे जलन हो रही थी। वो खाल उसके जिस्म का ही एक हिस्सा थी। शहजादा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। जला दिया, किसी ने मुझे जला दिया। शाहिना, मेरी खाल। आह! शाहिना घबरा गई। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चीख रहे हैं? शहजादे का गोरा बदन लाल पड़ने लगा। उसकी खाल पर ऐसे छाले और काले निशान पड़ने लगे, जैसे उसे किसी ने भट्ठी में झोंक दिया हो। उसका चेहरा, जो अभी खिला हुआ था, अब दर्द और जलन से बिगड़ने लगा था। मेरी खाल जला दी गई है। किसने किया ये? मैं अब यहां नहीं रह सकता। शहजादा दर्द से पागल हो रहा था। शाहिना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शहजादा चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। शाहिना उसके पीछे भागी। रुकिए, कहां जा रहे हैं? शहजादा आंगन में पहुंचा, जहां मलका गुलबदन खड़ी थी और जमीन पर खाल राख बन चुकी थी। शहजादे ने राख देखी और फिर मलका को देखा। उसकी आंखों में आंसू और दर्द था। यह आपने क्या किया? शहजादे ने कराहते हुए कहा। आपने मेरी आजादी छीनने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर मेरा वक्त पूरा होने देते, तो मैं इंसान बन जाता। लेकिन अब मैं न इंसान रह सकता हूं, न सांप। मेरा जिस्म जल रहा है। अब मैं यहां नहीं रह सकता। मुझे जाना होगा। मुझे ठंडी हवा चाहिए। मुझे जंगल चाहिए। उसका जिस्म धुएं की तरह सुलग रहा था। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। शहजादा, जो अब आधा जला हुआ इंसान लग रहा था, एक झटके में महल की दीवार फांद गया और अंधेरे जंगल की तरफ बेतहाशा भागने लगा। नहीं, रुकिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। शाहिना नंगे पैर उसके पीछे भागी, लेकिन वो बहुत तेजी से ओझल हो गया। शाहिना वहीं जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मलका गुलबदन दौड़कर अपनी बेटी के पास आई और उसे उठाने की कोशिश की। बेटी, शाहिना, चुप हो जा। शाहिना ने झटके से अपनी मां का हाथ हटा दिया। अम्मा, ये तुमने क्या कर दिया? शाहिना चीखी। तुमने मेरे शौहर को जला दिया। तुमने मेरी बसी बसाई जिंदगी उजाड़ दी। वो मुझसे कितना प्यार करते थे। हम कितने खुश थे। तुम्हें क्या जरूरत थी वो खाल जलाने की? मलका रोने लगी। बेटी, मुझे लगा वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगा। मैं तो तेरा भला चाहती थी। भला? शाहिना ने अपनी छाती पीटी। वो देखो, वो राख, वो मेरी खुशियों की राख है। वो इंसान नहीं रहे। वो अब दर्द में तड़प रहे हैं और पता नहीं कहां चले गए। उस रात शीश महल में सिर्फ रोने की आवाजें गूंज रही थीं। अगले कई दिनों तक शाहिना न कुछ बोली, न कुछ खाया। वो बस अपने कमरे की खिड़की से उस जंगल को देखती रहती, जिधर उसका शौहर भागा था। बादशाह को जब यह पता चला, तो वो भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी बीवी को बहुत डांटा, लेकिन अब पछताने से क्या होता? तीर कमान से निकल चुका था। शाहिना, जो कभी गुलाब की तरह खिलती थी, अब मुरझा गई थी। लेकिन शाहिना कमजोर नहीं थी।
उसने अपने आंसुओं को पोंछ डाला। उसके दिल ने कहा कि रोने से उसका प्यार वापस नहीं आएगा, उसे कुछ करना होगा। एक सुबह शाहिना ने अपने सारे कीमती जेवर उतार दिए। उसने अपने रेशमी कपड़े बदलकर एक साधारण से मुसाफिर वाले कपड़े पहने, पैरों में मजबूत जूते पहने और कंधे पर एक झोली लटका ली। वो सीधे अपनी माँ और बादशाह के पास गई। मैं जा रही हूं, शाहिना ने मजबूत आवाज में कहा। बादशाह घबरा गए। कहाँ बेटी? अपने शौहर को ढूंढने, शाहिना ने कहा। वो जिस हाल में भी होंगे, जहां भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। अगर वो जल गए हैं तो मैं उनका इलाज करूंगी। अगर वो नाराज हैं तो मैं उन्हें मनाऊंगी। लेकिन मैं अब इस महल में तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लूंगी। बादशाह और मलका ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। बेटी, दुनिया बहुत बड़ी है, तू अकेली कहां भटकेगी? लेकिन शाहिना ने फैसला कर लिया था। उसने अपने माँ बाप के हाथ चूमे और बिना पीछे मुड़े महल के दरवाजे से बाहर निकल गई। सामने घना जंगल था, वही जंगल जहां से वो सांप आया था और जहां वो जला हुआ शहजादा गया था। शाहिना ने एक गहरी सांस ली और अनजान रास्तों पर कदम बढ़ा दिए। शहजादी शाहिना, जो कभी फूलों की सेज पर सोती थी और जिसके इशारे पर दासियां दौड़ पड़ती थीं, अब जंगल की खाक छान रही थी। उसने अपने कीमती गहने उतार फेंके थे और एक मामूली मुसाफिर का हुलिया बना लिया था। एक जंगल से दूसरा जंगल, दूसरे से तीसरा। सफर बहुत लंबा और तकलीफदेह था। शाहिना के पैरों में छाले पड़ गए थे। उसका गोरा रंग धूप में झलकर काला पड़ने लगा था। कपड़े जगह जगह से मिट्टी से सन गए थे। लेकिन उसकी आंखों में अपने शौहर को ढूंढने की चमक अभी भी बाकी थी। वो हर गांव, हर बस्ती में जाकर लोगों से पूछती, क्या आपने किसी जले हुए आदमी को देखा है? क्या किसी ने ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत दर्द में हो? लेकिन लोग उसे पागल समझते और सिर हिलाकर मना कर देते। करीब 1 महीना गुजर गया। शाहिना की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो जंगल के कड़वे मीठे फल खाकर पेट भरती और नदी का पानी पीती। एक दोपहर, जब सूरज की धूप तेज थी, शाहिना थक हार कर एक पुराने और घने पेड़ की छांव में गिर पड़ी। उसमें अब और चलने की ताकत नहीं थी। वो पेड़ की जड़ पर सर रखकर लेटी। उसकी आंख लगने ही वाली थी कि तभी उसे ऊपर टहनियों से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये 2 परिंदों की आवाज थी। एक तोता और एक तोती आपस में बातें कर रहे थे। शाहिना उनकी बोली समझ सकती थी। तोता अपनी तोती से कह रहा था, अरे सुनती हो, खबर मिली है कि जीहिस्तान मुल्क का शहजादा बहुत बुरी हालत में है। उसका पूरा जिस्म जला हुआ है। बेचारा दिन रात दर्द से चीखता है। तोती ने पूछा, अरे वो जला कैसे? तोता बोला, वो पहले किसी जादू की वजह से सांप बना हुआ था, लेकिन उसकी सांप वाली खाल जला दी गई। अब वो अपने महल में पड़ा तड़प रहा है। शाहिना का दिल जोर से धड़का। वो समझ गई कि ये उसी के शौहर की बात हो रही है। उसने अपनी सांस रोकी और कान लगाकर सुनने लगी। तोती ने दुख से पूछा, क्या उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या वो ऐसे ही मर जाएगा? तोता बोला, रास्ता तो है, लेकिन शायद हकीमों को पता नहीं है। हम जिस पेड़ पर बैठे हैं, इसी पेड़ के जो फल हैं, अगर कोई उन्हें तोड़कर पीसकर उसका लेप बना ले और शहजादे के जले हुए जिस्म पर लगाए, तो वो 30 दिन के अंदर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसके सारे दाग मिट जाएंगे और वो पहले जैसा खूबसूरत हो जाएगा। शाहिना को लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसकी थकान, भूख और प्यास सब गायब हो गई। जैसे ही वो परिंदे उड़कर गए, शाहिना ने तुरंत उस पेड़ के ढेर सारे फल तोड़े। उसने पत्थरों की मदद से उन फलों को पीसा और एक बर्तन में भरकर उसका लेप तैयार कर लिया। अब उसे मंजिल पता थी, जीहिस्तान। उसने रास्तों में लोगों से जीहिस्तान का पता पूछा। भटकते भटकते, गिरते संभलते, आखिरकार वो जीहिस्तान की सरहद पर पहुंच ही गई। वहां पहुंचकर उसे डर लगा कि अगर वो लड़की के हुलिये में महल गई, तो शायद कोई उसे अंदर न जाने दे या कोई उसे पहचान ले। उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने बाल काट लिए, मर्दों वाले कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और अपनी आवाज भारी करके एक नौजवान हकीम का हुलिया बना लिया। वो सीधा जीहिस्तान के बादशाह के दरबार में पहुंची। वहां दुख का माहौल था, क्योंकि शहजादे की हालत बहुत खराब थी। बड़े बड़े हकीम हार मान चुके थे। शाहिना ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैंने सुना है शहजादा बीमार है। मेरे पास एक खास दवा है, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं। बादशाह ने उस छोटे कद के
धूल में सने नौजवान को देखा। उन्हें यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा होता है। बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो सिर काट दिया जाएगा। शाहिना को शहजादे के कमरे में ले जाया गया। जब उसने अपने शौहर को पलंग पर लेटे देखा तो उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। शहजादे का पूरा बदन पट्टियों में लिपटा था और वो दर्द से कराह रहा था। वो बेहोशी की हालत में था। शाहिना ने अपने आंसू पिए और इलाज शुरू किया। उसने वो लेप शहजादे के जख्मों पर लगाना शुरू किया। दिन गुजरते गए। शाहिना वहीं शहजादे के कमरे में रहती। वो दिन रात उसकी देखभाल करती, उसे दवा देती, उसके सिरहाने बैठी रहती। शहजादा बेहोशी में कभी कभी शाहिना, शाहिना पुकारता तो शाहिना का दिल भर आता। वो धीरे से उसके कान में कहती, मैं यहीं हूं, आप बस ठीक हो जाइए। लेकिन शहजादा बेहोशी में उसे पहचान नहीं पाता था। धीरे धीरे असर दिखने लगा। शहजादे के जख्म भरने लगे, उसकी जली हुई खाल उतर गई और नई चमकदार खाल आने लगी। 29 दिन गुजर गए। शहजादा अब खतरे से बाहर था। 30वें दिन वो पूरी तरह होश में आने वाला था। शाहिना जानती थी कि अगर शहजादे ने उसे इस हाल में गंदे कपड़ों और लड़कों के हुलिये में देख लिया तो शायद उसे दुख होगा या वो शर्मिंदा हो जाएगी। और उसने यह भी सोचा कि वो देखना चाहती है कि ठीक होने के बाद शहजादा उसे याद करता है या नहीं। 30वें दिन की सुबह होने से पहले जब शहजादा गहरी नींद में था, शाहिना उसके पास गई। शहजादे के हाथ में एक कीमती अंगूठी थी। शाहिना ने धीरे से वो अंगूठी शहजादे की उंगली से निकाली और अपनी जेब में रख ली। उसने शहजादे के माथे को चूमा और चुपके से, बिना किसी को बताए, महल से निकल गई। उसने बादशाह से कोई इनाम नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। वो बस वहां से निकलकर वापस अपने बाप के मुल्क की तरफ चल दी। सुबह हुई। शहजादे ने आंखें खोली। उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ पैर देखे, वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। वो उठकर बैठ गया। बादशाह और मलका दौड़कर आए और बेटे को सही सलामत देखकर गले लगा लिया। शहजादे ने इधर उधर देखा और पूछा, मुझे किसने ठीक किया? वो कौन था जो मेरे जख्मों पर मरहम लगाता था? मुझे उसकी खुशबू जानी पहचानी लगती थी। बादशाह ने कहा, बेटा, वो कोई नौजवान हकीम था। अजीब आदमी था। न उसने अपना नाम बताया, न इनाम लिया। आज सुबह जब तुम ठीक हो गए तो वो चुपचाप चला गया। शहजादा सोच में पड़ गया। चला गया बिना कुछ मांगे? तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसकी उंगली खाली थी। मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी गायब है। शहजादे के दिमाग में बिजली कौंधी। वो समझ गया कि यह कोई मामूली हकीम नहीं था। उसने फौरन बादशाह से कहा, अब्बा जान, मुझे अभी जाना होगा। मुझे अपनी बीवी शाहिना के पास जाना है। उसे लगा होगा कि मैं जलकर मर गया या भाग गया। मुझे उसे बताना है कि मैं जिंदा हूं और अब इंसान बन चुका हूं। बादशाह ने उसे नहीं रोका। शहजादा तैयार हुआ और एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर शाहिना के मुल्क की तरफ निकल पड़ा। दूसरी तरफ शाहिना अपने बाप बादशाह अल्तमश के महल में वापस पहुंच चुकी थी। उसने हकीम का हुलिया उतार दिया था और दोबारा शहजादी के कपड़े पहन लिए थे। लेकिन वो बहुत उदास थी और अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी रहती थी। बादशाह अल्तमश और मलका गुलबदन अपनी बेटी को वापस देखकर खुश तो थे, लेकिन उसकी उदासी उनसे देखी नहीं जाती थी। कुछ दिनों बाद महल के बाहर हलचल हुई। पहरेदारों ने खबर दी कि जीहिस्तान का शहजादा आया है और बादशाह से मिलना चाहता है। शहजादा दरबार में दाखिल हुआ। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। बादशाह अल्तमश उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने तो उसे सिर्फ सांप के रूप में देखा था। शहजादे ने आदाब किया और कहा, बादशाह सलामत, मुझे मेरी बीवी शहजादी शाहिना से मिलना है। बादशाह अल्तमश हैरान हुए। उन्होंने कहा, नौजवान, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी की शादी किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक सांप से हुई थी। और वो सांप एक हादसे में जलकर कहीं चला गया। शहजादा मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वही हूं बादशाह सलामत। मेरी खाल जल गई, लेकिन मेरा प्यार नहीं जला। देखिए, मैं अब पूरी तरह ठीक हूं। मैं अपनी शाहिना को लेने आया हूं। बादशाह अल्तमश खुशी से झूम उठे। उन्होंने फौरन शहजादे को गले लगा लिया और शहजादी की सहेलियों को हुक्म दिया कि शहजादी को बुलाया जाए। लेकिन शहजादे ने कहा, नहीं, मैं खुद उसके पास जाऊंगा।
शहजादा तेज कदमों से शाहिना के कमरे की तरफ गया। शाहिना खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी थी। उसे कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। शाहिना, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। शाहिना तेजी से पलटी। सामने उसका शौहर, उसका शहजादा खड़ा था। बिल्कुल ठीक, बेदाग और मुस्कुराता हुआ। शाहिना दौड़कर उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आप आ गए? आप ठीक हो गए? मैंने सोचा था, मैंने आपको खो दिया। शहजादे ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मैं कैसे नहीं आता? लेकिन शाहिना, एक बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पिता कह रहे थे कि कोई नौजवान हकीम आया था। उसने मेरा इलाज किया और बिना कुछ लिए चला गया। पता नहीं वो कौन हकीम था। शाहिना ने अपने आंसू पोंछे और शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, क्या वाकई उसने आपसे कुछ नहीं लिया? कोई फीस नहीं, कोई तोहफा नहीं? शहजादा बोला, नहीं, कुछ नहीं। बस बस उसने मेरी वो अंगूठी चुरा ली जो तुमने मुझे दी थी। शायद उसे वो पसंद आ गई होगी। शाहिना ने अपनी मुट्ठी खोली और हथेली शहजादे के सामने कर दी। हथेली पर वही सोने की अंगूठी चमक रही थी। क्या ये वही अंगूठी है? शाहिना ने पूछा। शहजादा सन्न रह गया। उसने अंगूठी देखी, फिर शाहिना को देखा। उसे याद आया कि इलाज के दौरान उसे जो खुशबू महसूस होती थी, वो शाहिना की ही थी। तो तो वो तुम थी? शहजादे की आवाज भर्रा गई। वो हकीम तुम थी? तुमने मेरे लिए जंगल पार किए? तुमने हुलिया बदला? तुमने मेरा इलाज किया? शाहिना ने सिर हिलाया। शहजादा बोला, लोग कहते हैं मैं वफादार था, लेकिन असल में वफा तो तुमने की है शाहिना। आज से यह जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी बादशाह अल्तमश के पास गए। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद का शानदार इस्तकबाल किया। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद शहजादा अपनी दुल्हन शाहिना को लेकर अपने मुल्क जीहिस्तान चला गया। आज की कहानी में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।